D7 Habits of Highly Effective People, स्टीफन आर कोवी की किताब का हिंदी सार। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में इतने प्रभावशाली और सफल क्यों होते हैं? वे अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं, रिश्तों को संतुलित रखते हैं और हर स्थिति में शांति और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। इसका रहस्य क्या है? स्टीफन आर कोवी की विश्व प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें यही सिखाती है। 7 शक्तिशाली आदतें जो आपको न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, बल्कि एक प्रभावशाली और सार्थक व्यक्तित्व बनाने का रास्ता भी दिखाती हैं। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो आपको व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। इस वीडियो में हम इस किताब का हिंदी में रोचक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद सार प्रस्तुत करेंगे जो आपको इन आदतों को अपनाने और अपने जीवन को बदलने के लिए मार्गदर्शन देगा। तो चलिए इस प्रेरक यात्रा पर निकलते हैं। किताब का मूल विचार D7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का केंद्रीय विचार है कि सच्ची सफलता सिद्धांत केंद्रित जीवन जीने से मिलती है। कोवी कहते हैं कि प्रभावशाली लोग वे नहीं जो सिर्फ तकनीकों या शॉर्टकट्स पर निर्भर करते हैं, बल्कि वे हैं जो समयहीन सिद्धांतों जैसे ईमानदारी, निष्ठा और सहानुभूति पर आधारित आदतें अपनाते हैं। यह किताब हमें 7 ऐसी आदतें सिखाती है जो हमें आत्मनियंत्रण, दूसरों के साथ सहयोग है और निरंतर विकास की ओर ले जाती हैं। ये आदतें व्यक्तिगत जीत, खुद पर नियंत्रण, सामूहिक जीत, दूसरों के साथ सहयोग और नवीकरण, स्वयं को बेहतर बनाना के 3 चरणों में बांटी हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने जीवन का नेतृत्व करें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें और अपने रिश्तों को प्रेम व विश्वास से भर दें। 1. प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब की पहली और सबसे मौलिक आदत, जिसे स्टीफन आर कोवी ने प्रस्तुत किया है प्रोएक्टिव बनना। यह आदत व्यक्तिगत नेतृत्व और आत्मनियंत्रण की नींव रखती है। कोवी कहते हैं कि प्रभावशाली लोग जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और परिस्थितियों या दूसरों के व्यवहार को दोष देने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं और हमारे पास हर स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी है। यह आदत हमें निष्क्रिय, रिएक्टिव होने से रोकती है और हमें सक्रिय, प्रोएक्टिव बनने की प्रेरणा देती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों और मूल्यों की दिशा में कदम उठा सकते हैं। आइए इस आदत को विस्तार से समझें। प्रोएक्टिव होने का अर्थ कोवी के अनुसार प्रोएक्टिव होना मतलब अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना और यह समझना कि हमारी खुशी, सफलता और विकास हमारी अपनी पसंद और कार्यों पर निर्भर करते हैं। प्रोएक्टिव लोग परिस्थितियों, मौसम या दूसरों के व्यवहार को दोष देने के बजाय यह देखते हैं कि वे उस स्थिति में क्या बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी में तनाव है, तो एक निष्क्रिय व्यक्ति अपने बॉस या सहकर्मियों को दोष देगा, जबकि एक प्रोएक्टिव व्यक्ति नई रणनीतियां बनाएगा, जैसे समय प्रबंधन में सुधार करना या अपने बॉस से रचनात्मक बात करना। कोवी इसे प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता कहते हैं। हम भले ही परिस्थितियों को नियंत्रित न कर सकें, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों में अंतर। कोवी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, निष्क्रिय व्यवहार के बीच स्पष्ट अंतर बताते हैं। रिएक्टिव लोग अपनी भावनाओं और कार्यों को बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रित होने देते हैं। उदाहरण के लिए, वे कह सकते हैं, मैं तनाव में हूं क्योंकि मेरा बॉस बहुत सख्त है, या मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। इसके विपरीत प्रोएक्टिव लोग अपनी आंतरिक शक्ति और मूल्यों पर ध्यान देते हैं। वे कहते हैं, मैं अपने बॉस के साथ बेहतर संवाद करने की रणनीति बनाऊंगा, या मैं अपने समय को व्यवस्थित करके पढ़ाई के लिए 30 मिनट निकालूंगा। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे नियंत्रण में हैं और यही हमें प्रभावशाली बनाता है। प्रोएक्टिव होने की व्यावहारिक तकनीकें। कोवी इस आदत को लागू करने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देते हैं। प्रभाव के दायरे पर ध्यान दें।
कोवी प्रभाव का दायरा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और चिंता का दायरा, सर्कल ऑफ कंसर्न की अवधारणा पेश करते हैं। प्रभाव का दायरा वह क्षेत्र है जहां आप बदलाव ला सकते हैं, जैसे आपका व्यवहार, मेहनत या रवैया। चिंता का दायरा वह है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे मौसम या दूसरों की राय। प्रोएक्टिव लोग अपने प्रभाव के दायरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं तो चिढ़ने के बजाय उस समय को ऑडियो बुक सुनने या अपनी सांसों पर ध्यान देने में लगाएं। प्रोएक्टिव भाषा का उपयोग करें। अपनी भाषा को बदलें। मैं नहीं कर सकता या यह मेरे बस में नहीं जैसी निष्क्रिय भाषा के बजाय कहें मैं इसे कर सकता हूं या मैं एक रास्ता निकालूंगा। तो उदाहरण के लिए, मेरे पास समय नहीं है के बजाय मैं अपने समय को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करूंगा। जिम्मेदारी लें। अपनी गलतियों या असफलताओं को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में असफल हो गए तो यह न कहें यह मेरे सहकर्मियों की गलती थी, बल्कि कहें मैं अगली बार बेहतर योजना बनाऊंगा। मूल्यों पर आधारित निर्णय लें। प्रोएक्टिव लोग अपने सिद्धांतों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका मूल्य स्वास्थ्य है तो आप व्यस्त दिन में भी व्यायाम के लिए समय निकालेंगे। छोटे कदम उठाएं। प्रोएक्टिव होने की शुरुआत छोटे कदमों से करें। उदाहरण के लिए, हर सुबह अपने दिन की योजना बनाएं या एक छोटी आदत जैसे 10 मिनट पढ़ना शुरू करें। वास्तविक जीवन में प्रभाव। कोवी इस आदत को समझाने के लिए कई प्रेरक उदाहरण साझा करते हैं। एक कहानी में वे एक व्यवसायी की बात करते हैं जिसने अपनी कंपनी में आर्थिक संकट के दौरान शिकायत करने के बजाय प्रोएक्टिव दृष्टिकोण अपनाया। उसने नई रणनीतियां बनाई, अपने कर्मचारियों को प्रेरित किया और कंपनी को नुकसान से बाहर निकाला। एक अन्य उदाहरण में एक छात्र ने अपनी पढ़ाई में कमजोर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को दोष देने के बजाय अपनी पढ़ाई की रणनीति बदली और बेहतर अंक हासिल किए। कहानियां दिखाती हैं कि प्रोएक्टिव दृष्टिकोण हमें न केवल व्यक्तिगत चुनौतियों से उबरने में मदद करता है, बल्कि हमें अपने जीवन का नेतृत्व करने की शक्ति भी देता है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां व्यक्तिगत जिम्मेदारी और परिवार के प्रति कर्तव्य को बहुत महत्व दिया जाता है, यह आदत विशेष रूप से प्रासंगिक है। भारत में लोग अक्सर अपने परिवार या समुदाय के लिए जिम्मेदारियां निभाते हैं। प्रोएक्टिव होना हमें सिखाता है कि हम इन जिम्मेदारियों को शिकायत के बजाय सकारात्मक ढंग से ये निभाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के लिए आर्थिक रूप से जिम्मेदार हैं, तो प्रोएक्टिव दृष्टिकोण अपनाकर आप नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं या अतिरिक्त कौशल सीख सकते हैं। कोवी का यह सिद्धांत भारतीय मूल्यों के ठामाई जैसे कर्तव्य और मेहनत के साथ पूरी तरह मेल खाता है। अगर प्रोएक्टिव होना हमें अपने जीवन की कमान संभालने की शक्ति देता है, तो क्या हम इस आदत को और गहराई से अपनाकर अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों को भी अवसरों में बदल सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। 2. अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। Begin with the end in mind. The 7 Habits of Highly Effective People, किताब की दूसरी महत्वपूर्ण आदत, जिसे स्टीफन आर कोवी को ने प्रस्तुत किया है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। यह आदत व्यक्तिगत नेतृत्व और जीवन के उद्देश्य की नींव रखती है। कोवी कहते हैं कि प्रभावशाली लोग अपने हर कदम को एक स्पष्ट विजन के साथ उठाते हैं, जिसमें वे यह तय करते हैं कि वे अपने जीवन के अंत में क्या हासिल करना चाहते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों, मूल्यों और जीवन के मिशन को पहले से परिभाषित करना चाहिए, ताकि हमारा हर कार्य हमें उस दिशा में ले जाए। यह आदत हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन की दिशा को संयोग पर नहीं छोड़ें, बल्कि उसे सजगता और उद्देश्य के साथ डिजाइन करें। आइए इस आदत को विस्तार से समझें। अंत को ध्यान में रखने का अर्थ। कोवी के अनुसार अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना मतलब अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण, विजन बनाना और हर निर्णय को उस दृष्टिकोण के आधार पर लेना। यह आदत हमें प्रेरित
करती है कि हम अपने जीवन को एक खाली कैनवास की तरह देखें और पहले यह तय करें कि हम उस पर क्या चित्र बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक प्रेमी माता पिता, एक सफल पेशेवर या एक प्रेरक नेता के रूप में याद करें, तो आज से ही उन मूल्यों के अनुरूप काम शुरू करें। कोवी इसे मानसिक सृजन कहते हैं। पहले अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर बनाएं, फिर उसे वास्तविकता में ढालें। यह सिद्धांत हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और सिद्धांतों पर केंद्रित रहने में मदद करता है। जीवन का मिशन स्टेटमेंट बनाना। कोवी इस आदत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हैं। व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाना यह एक लिखित बयान है जो आपके जीवन के मूल्यों, लक्ष्यों और उद्देश्य को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, आपका मिशन स्टेटमेंट हो सकता है, मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जो दूसरों को प्रेरित करे, मेरे परिवार को खुशी दे और मेरे काम में उत्कृष्टता लाए। यह स्टेटमेंट आपके जीवन का कंपास बनता है जो आपको सही दिशा में रखता है। कोवी सुझाव देते हैं कि आप अपने मिशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए समय लें, अपने मूल्यों पर विचार करें और यह कल्पना करें कि आप अपने जीवन के अंत में क्या छोड़ना चाहते हैं। यह प्रक्रिया आपको अपने जीवन को अर्थ और दिशा देती है। अंत को ध्यान में रखने की व्यावहारिक तकनीकें। कोवी इस आदत को लागू करने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देते हैं। विजन की कल्पना करें, अपने जीवन के अंत की कल्पना करें। सोचें कि आप चाहते हैं कि लोग आपके अंतिम संस्कार में आपके बारे में क्या कहें। उदाहरण के लिए, क्या आप चाहते हैं कि वे कहें, वह एक मेहनती और दयालु व्यक्ति था? फिर आज से उन गुणों को अपने व्यवहार में शामिल करें। मिशन स्टेटमेंट लिखें। एक शांत जगह पर बैठें और अपने जीवन के मूल्यों, लक्ष्यों और उद्देश्य को लिखें। उदाहरण के लिए, मैं अपने परिवार के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा और अपने काम में ईमानदारी दिखाऊंगा। इस स्टेटमेंट को नियमित रूप से पढ़ें और अपडेट करें। मूल्यों पर आधारित निर्णय लें। हर बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने मिशन स्टेटमेंट से मिलाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप नई नौकरी चुन रहे हैं तो सोचें कि क्या यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों से मेल खाती है। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। अपने दीर्घकालिक विजन को छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों में तोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आपका विजन एक स्वस्थ जीवन जीना है तो आज से रोज 10 मिनट व्यायाम शुरू करें। नियमित चिंतन करें। हर हफ्ते कुछ समय निकालकर यह मूल्यांकन करें कि क्या आपके कार्य आपके विजन के अनुरूप हैं। उदाहरण के लिए, पूछें, क्या मैंने इस हफ्ते अपने परिवार को समय दिया? वास्तविक जीवन में प्रभाव। कोवी इस आदत को समझाने के लिए कई प्रेरक उदाहरण साझा करते हैं। एक कहानी में वे एक व्यवसायी की बात करते हैं जिसने अपने करियर में व्यस्तता के कारण अपने परिवार को नजरअंदाज कर दिया था। जब उसने अंत को ध्यान में रखकर अपने जीवन का मूल्यांकन किया तो उसने फैसला किया कि वह अपने बच्चों के लिए अधिक समय देगा। उसने अपने मिशन स्टेटमेंट को प्राथमिकता दी और अपने परिवार के साथ गहरे रिश्ते बनाए। एक अन्य उदाहरण में एक छात्रा ने अपने करियर के लिए एक स्पष्ट विजन बनाया और अपनी पढ़ाई को उस दिशा में केंद्रित किया जिससे वह अपने सपनों की नौकरी हासिल करने में सफल हुई। ये कहानियां दिखाती हैं कि अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाने में मदद करता है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां परिवार, कर्तव्य और दीर्घकालिक सोच को बहुत महत्व दिया जाता है, यह आदत विशेष रूप से प्रासंगिक है। भारत में लोग अक्सर अपने परिवार और समुदाय के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य बनाते हैं, जैसे बच्चों की अच्छी शिक्षा या परिवार की आर्थिक सुरक्षा। यह आदत हमें प्रेरित करती है कि हम इन लक्ष्यों को और स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें अपने दैनिक कार्यों से जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, तो आज से बचत की योजना बनाएं या नई स्किल सीखें। कोवी का यह सिद्धांत भारतीय मूल्यों के जैसे पारिवारिक जिम्मेदारी और दूरदर्शिता के साथ गहराई से मेल खाता है। अगर अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण दिशा दे सकता है, तो क्या हम इस आदत को और गहराई से अपनाकर अपने हर
निर्णय को अपने सपनों और मूल्यों के साथ जोड़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। पार्ट 3, पहले सबसे महत्वपूर्ण चीजें करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। किताब की तीसरी महत्वपूर्ण आदत, जिसे स्टीफन आर कोवी ने प्रस्तुत किया है पहले सबसे महत्वपूर्ण चीजें करना। यह आदत व्यक्तिगत प्रबंधन और समय के प्रभावी उपयोग की नींव रखती है। कोवी कहते हैं कि प्रभावशाली लोग अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों पर केंद्रित करते हैं जो वास्तव में उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, न कि उन पर जो केवल तत्काल या जरूरी लगते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि हम एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जी सकें। यह आदत हमें अनुशासित और केंद्रित बनने की प्रेरणा देती है, जिससे हम अपने समय का अधिकतम उपयोग कर सकें। आइए इस आदत को विस्तार से समझें। पहले सबसे महत्वपूर्ण चीजें करने का अर्थ कोवी के अनुसार, पहले सबसे महत्वपूर्ण चीजें करना मतलब अपने समय और संसाधनों को उन कार्यों पर लगाना जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों के लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं। यह आदत दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, का अगला कदम है। जहां दूसरी आदत हमें अपने विजन और मिशन को परिभाषित करने के लिए प्रेरित करती है, वहीं तीसरी आदत हमें सिखाती है कि उस विजन को वास्तविकता में बदलने के लिए अपने समय को कैसे व्यवस्थित करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका विजन एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना है, तो महत्वपूर्ण कार्य जैसे व्यायाम, परिवार के साथ समय बिताना और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देना इस आदत का हिस्सा है। कोवी कहते हैं कि प्रभावशाली लोग तत्काल लेकिन कम महत्वपूर्ण कार्यों, जैसे अनावश्यक ईमेल चेक करना, के बजाय महत्वपूर्ण कार्यों जैसे दीर्घकालिक प्रोजेक्ट या रिश्तों को मजबूत करना को पहले करते हैं। टाइम मैट्रिक्स, समय प्रबंधन का उपकरण। कोवी इस आदत को समझाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण पेश करते हैं, टाइम मैट्रिक्स। यह मैट्रिक्स हमारे समय को 4 हिस्सों, क्वाड्रेंट्स में बांटता है। क्वाड्रेंट एंड, जरूरी और महत्वपूर्ण, जैसे डेडलाइन, स्वास्थ्य संकट। ये कार्य तत्काल ध्यान मांगते हैं, लेकिन इनमें ज्यादा समय बिताना तनाव पैदा करता है। क्वाड्रेंट 2, महत्वपूर्ण लेकिन गैर जरूरी, जैसे रिश्तों को मजबूत करना, योजना बनाना, स्वास्थ्य। यही वह क्षेत्र है जहां प्रोएक्टिव लोग सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि ये कार्य दीर्घकालिक सफलता और संतुलन लाते हैं। क्वाड्रेंट 3, जरूरी लेकिन गैर महत्वपूर्ण, जैसे अनावश्यक कॉल, बेकार की मीटिंग्स। ये कार्य तत्काल लगते हैं, लेकिन आपके लक्ष्यों के लिए कम योगदान देते हैं। क्वाड्रेंट 4, गैर जरूरी और गैर महत्वपूर्ण, जैसे सोशल मीडिया पर बेकार समय बिताना। ये समय की बर्बादी हैं और इन्हें कम करना चाहिए। कोवी कहते हैं कि प्रभावशाली लोग क्वाड्रेंट डूमबाव से पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र दीर्घकालिक विकास, रिश्तों और व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, नियमित व्यायाम क्वाड्रेंट 2 भविष्य में स्वास्थ्य संकट क्वाड्रेंट 1 को रोक सकता है। पहले सबसे महत्वपूर्ण चीजें करने की व्यावहारिक तकनीकें। कोवी इस आदत को लागू करने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देते हैं। साप्ताहिक योजना बनाएं। हर हफ्ते 15-20 मिनट निकालकर अपनी प्राथमिकताएं तय करें। उदाहरण के लिए, अपने मिशन स्टेटमेंट के आधार पर लिखें कि आप इस हफ्ते अपने परिवार, स्वास्थ्य और काम में क्या हासिल करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। हर दिन सुबह अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक नया कौशल सीखना है, तो दिन में 30 मिनट उस पर काम करें, भले ही अन्य छोटे मोटे काम इंतजार करें। गैर महत्वपूर्ण कार्यों, जैसे अनावश्यक मीटिंग्स या बेकार के निमंत्रण, को विनम्रता से मना करें। उदाहरण के लिए, कहें, मैं इस समय व्यस्त हूं, लेकिन बाद में बात कर सकते। क्वाड्रेंट 2 पर ध्यान दें। अपने समय का अधिकांश हिस्सा क्वाड्रेंट 2 के कार्यों, जैसे रिश्तों को मजबूत करना, योजना बनाना
और आत्मविकास पर बिताएं। उदाहरण के लिए अपने बच्चों के साथ समय बिताएं या एक नई किताब पढ़ें। अनुशासन बनाए रखें। महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करने के लिए अनुशासन जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर आपने व्यायाम का समय तय किया है तो उसे टाले नहीं, भले ही कोई तत्काल काम आ जाए। ते वास्तविक जीवन में प्रभाव। कोवी इस आदत को समझाने के लिए कई प्रेरक उदाहरण साझा करते हैं। एक कहानी में वे एक मैनेजर की बात करते हैं जो हमेशा तत्काल कार्यों क्वाड्रेंट 1 में उलझा रहता था, जिससे उसका तनाव बढ़ता था और रिश्ते कमजोर पड़ते थे। जब उसने क्वाड्रेंट 2 पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे अपनी टीम के साथ योजना बनाना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तो उसकी उत्पादकता बढ़ी और तनाव कम हुआ। एक अन्य उदाहरण में एक मां ने अपने बच्चों के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दी, जिससे उनके रिश्ते गहरे हुए और बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा। ये कहानियां दिखाती हैं कि पहले सबसे महत्वपूर्ण चीजें करना हमें एक संतुलित और सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां परिवार, कर्तव्य और दीर्घकालिक सोच को बहुत महत्व दिया जाता है, यह आदत विशेष रूप से प्रासंगिक है। भारत में लोग अक्सर अपने परिवार और समुदाय के लिए कई जिम्मेदारियां निभाते हैं, जिससे समय प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह आदत हमें सिखाती है कि हम अपने समय को परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो उनके साथ पढ़ाई के लिए समय निकालें, भले ही अन्य छोटे-मोटे काम इंतजार करें। कोवी का यह सिद्धांत भारतीय मूल्यों जैसे पारिवारिक जिम्मेदारी और संतुलन के साथ पूरी तरह मेल खाता है। अगर पहले सबसे महत्वपूर्ण चीजें करना हमें अपने समय और जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकता है, तो क्या हम इस आदत को और गहराई से अपनाकर अपने सबसे बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। 4. जीत जीत की सोच अपनाएं। थिंक विन विन। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। किताब की चौथी महत्वपूर्ण आदत, जिसे स्टीफन आर. कोवी ने प्रस्तुत किया है जीत जीत की सोच अपनाना। यह आदत रिश्तों में सहयोग और पारस्परिक लाभ की मानसिकता को बढ़ावा देती है और हमें दूसरों के साथ मजबूत, विश्वासपूर्ण संबंध बनाने की कला सिखाती है। कोवी कहते हैं कि प्रभावशाली लोग हर स्थिति में ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जहां सभी पक्षों को लाभ हो, न कि केवल खुद की जीत पर ध्यान देते हैं। यह सिद्धांत हमें स्वार्थी या प्रतिस्पर्धी सोच से ऊपर उठकर एक ऐसी मानसिकता अपनाने की प्रेरणा देता है जो सभी के लिए सकारात्मक परिणाम लाए। यह आदत व्यक्तिगत जीत से सामूहिक जीत की ओर बढ़ने का पहला कदम है। आइए इस आदत को विस्तार से समझें। जीत जीत की सोच का अर्थ। कोवी के अनुसार जीत जीत की सोच एक ऐसी मानसिकता है जिसमें आप हर रिश्ते, सौदे या बातचीत में ऐसा समाधान ढूंढते हैं जो सभी पक्षों के लिए फायदेमंद हो। यह न तो मैं जीतूं तुम हारो विन लूज है, न ही मैं हारूं तुम जीतो लूज विन, और न ही हम दोनों हारें लूज लूज। इसके बजाय जीत जीत की सोच में आप यह मानते हैं कि पर्याप्त अवसर हैं और सभी के लिए सफलता संभव है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सहकर्मी के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो जीत जीत की सोच यह होगी कि आप दोनों की ताकत का उपयोग करके ऐसा परिणाम हासिल करें जो आप दोनों के लिए मान्यता और विकास लाए। कोवी कहते हैं कि जीत जीत की सोच सहानुभूति, विश्वास और रचनात्मकता पर आधारित होती है, जो रिश्तों को लंबे समय तक टिकाऊ और मजबूत बनाती है। जीत जीत की सोच के प्रकार। कोवी रिश्तों में विभिन्न मानसिकताओं को समझाते हैं। विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो। यह प्रतिस्पर्धी सोच है जहां एक व्यक्ति अपनी जीत को दूसरे की हार पर आधारित करता है। उदाहरण के लिए, मुझे यह प्रोजेक्ट मिलना चाहिए भले ही मेरे सहकर्मी को न मिले। लूज विन, मैं हारूं तुम जीतो। यह कमजोर या समझौतावादी सोच है जहां आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए,
ठीक है, तुम जो चाहो वही होगा। लूज लूज, हम दोनों हारे। यह तब होता है जब दोनों पक्ष जिद्दी या बदले की भावना से काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मुझे यह नहीं मिलेगा तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें भी ना मिले। विन विन, हम दोनों जीते। यह सहयोगी सोच है जहां दोनों पक्ष रचनात्मक समाधान ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए, आइए ऐसा तरीका ढूंढें कि हम दोनों को इस प्रोजेक्ट से लाभ हो। तंती विन, मैं जीतूं, तुम्हारी मुझे परवाह नहीं। यह स्वार्थी सोच है जहां आप केवल अपनी जीत पर ध्यान देते हैं। यानी विन विन और नो डील। अगर जीत जीत संभव नहीं तो कोई सौदा नहीं। यह तब लागू होता है जब आप केवल तभी आगे बढ़ते हैं जब दोनों पक्षों को लाभ हो। उदाहरण के लिए, अगर हम दोनों के लिए फायदेमंद समाधान नहीं मिलता तो हम इस सौदे को छोड़ देंगे। कोवी कहते हैं कि जीत जीत की सोच दीर्घकालिक रिश्तों के लिए सबसे प्रभावी है क्योंकि यह विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देती है। जीत जीत की सोच लागू करने की व्यावहारिक तकनीकें। कोवी इस आदत को लागू करने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देते हैं। सहानुभूति विकसित करें। दूसरों की जरूरतों और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सहकर्मी के साथ प्रोजेक्ट की जिम्मेदारियों पर चर्चा कर रहे हैं तो पूछें, तुम्हें इस प्रोजेक्ट से क्या चाहिए? रचनात्मक समाधान ढूंढें। दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद समाधान तलाशें। उदाहरण के लिए, अगर आप और आपका पार्टनर छुट्टियों की योजना बना रहे हैं तो ऐसी जगह चुनें जो आप दोनों को पसंद हो। विश्वास बनाएं। ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करें ताकि दूसरे पक्ष आप पर भरोसा करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सौदे में हैं तो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करें। स्पष्ट संवाद करें। अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से बताएं, लेकिन दूसरे पक्ष की जरूरतों को भी महत्व दें। उदाहरण के लिए कहें, मुझे इस प्रोजेक्ट में यह चाहिए और मैं तुम्हारी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए तैयार हूं। नो डील का विकल्प रखें। अगर जीत जीत संभव नहीं है तो सौदा छोड़ने के लिए तैयार रहें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यापारिक सौदा केवल एक पक्ष के लिए फायदेमंद है तो कहें, यह हमारे लिए काम नहीं करेगा। ते वास्तविक जीवन में प्रभाव। कोवी इस आदत को समझाने के लिए कई प्रेरक उदाहरण साझा करते हैं। एक कहानी में वे एक व्यवसायी की बात करते हैं जिसने अपने ग्राहक के साथ सौदे में जीत जीतता की सोच अपनाई। उसने ग्राहक की जरूरतों को समझा और ऐसा समाधान पेश किया जो दोनों के लिए फायदेमंद था, जिससे न केवल सौदा हुआ बल्कि ग्राहक के साथ लंबे समय का रिश्ता बना। एक अन्य उदाहरण में एक माता पिता ने अपने किशोर बच्चे के साथ नियम तय करने में जीत जीत की सोच अपनाई। उन्होंने बच्चे की स्वतंत्रता की इच्छा को सम्मान दिया और घर के नियमों को शामिल किया, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हुए। ये कहानियां दिखाती हैं कि जीत जीत की सोच रिश्तों को मजबूत करती है और दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देती है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां परिवार, समुदाय और सामंजस्य को बहुत महत्व दिया जाता है, जीत जीत की सोच विशेष रूप से प्रासंगिक है। भारत में लोग अक्सर अपने परिवार और समुदाय के लिए समझौते और सहयोग करते हैं। यह आदत हमें सिखाती है कि हम इन रिश्तों में रचनात्मक समाधान ढूंढें जो सभी के लिए फायदेमंद हों। उदाहरण के लिए, अगर परिवार में कोई छुट्टियों की योजना पर मतभेद है तो जीत जीत की सोच अपनाकर आप ऐसी जगह चुन सकते हैं जो सभी को पसंद हो। कोवी का यह सिद्धांत भारतीय मूल्यों जैसे सामुदायिक सहयोग और आपसी सम्मान के साथ गहराई से मेल खाता है। अगर जीत जीत की सोच हमारे रिश्तों को मजबूत और सहयोगी बना सकती है, तो क्या हम इस मानसिकता को और गहराई से अपनाकर अपने सबसे जटिल रिश्तों को भी सामंजस्यपूर्ण और फलदायी बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। 5. पहले समझें, फिर समझाएं। Seek first to understand, then to be understood. D. 7 Habits of Highly Effective People किताब की 5वीं महत्वपूर्ण आदत, जिसे स्टीफन आर कोवी ने प्रस्तुत किया है पहले समझें फिर समझाएं। यह आदत प्रभावी संचार और गहरे रिश्तों की नींव रखती है। कोवी कहते हैं,
कि प्रभावशाली लोग दूसरों की बात को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं, उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को महत्व देते हैं और फिर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि सच्चा संवाद तब होता है जब हम पहले सुनते हैं, न केवल शब्दों को बल्कि दिल से। यह आदत हमें सहानुभूतिपूर्ण और विश्वासपूर्ण रिश्ते बनाने की प्रेरणा देती है, जो रिश्तों में गहराई और आपसी समझ को बढ़ाती है। आइए इस आदत को विस्तार से समझें। हानि पहले समझने का अर्थ कोवी के अनुसार पहले समझें फिर समझाएं का मतलब है कि हम दूसरों की बात को गहराई से बिना पूर्वाग्रह या जल्दबाजी के सुने। इसका आधार सहानुभूतिपूर्ण श्रवण एम्पैथिक लिसनिंग है, जिसमें आप केवल शब्दों को नहीं बल्कि दूसरों की भावनाओं, जरूरतों और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त परेशान है तो तुरंत सलाह देने या अपनी राय थोपने के बजाय पहले उनकी भावनाओं को सुने और समझें। कोवी कहते हैं कि ज्यादातर लोग सुनते हैं ताकि जवाब दे सकें, न कि समझ सकें। यह आदत हमें प्रेरित करती है कि हम पहले दूसरों को पूरी तरह समझें, ताकि जब हम अपनी बात रखें तो वह अधिक प्रभावी और स्वीकारी जाए। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण की शक्ति। कोवी सहानुभूतिपूर्ण श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण कौशल मानते हैं। यह सामान्य सुनने जैसे शब्दों को सुनना से अलग है, क्योंकि इसमें आप दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को उनकी नजर से देखने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट को लेकर तनाव में है तो यह न कहें बस इसे जल्दी खत्म करो, बल्कि पूछें, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, और उनकी बात को बिना बाधा डाले सुने। कोवी कहते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण श्रवण विश्वास बनाता है, क्योंकि यह दिखाता है कि आप उनकी भावनाओं और जरूरतों को महत्व देते हैं। यह रिश्तों में गहराई लाता है और गलतफहमियों को कम करता है। फेमिनिज्म पहले समझने और फिर समझाने की व्यावहारिक तकनीकें। कोवी इस आदत को लागू करने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देते हैं। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण करें। दूसरे व्यक्ति की बात को पूरी तरह सुने, बिना बीच में टोकने या सलाह देने के। उनकी भावनाओं को समझने के लिए सवाल पूछें, जैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, या इसका तुम पर क्या असर हुआ। उनके दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करें। उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराएं ताकि वे महसूस करें कि आपने समझा। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त कहता है, मैं अपनी नौकरी से थक गया हूं, तो कहें, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी नौकरी में बहुत तनाव महसूस हो रहा है, क्या तुम और बताना चाहोगे। पूर्वाग्रह छोड़ें। सुनते समय अपनी राय या समाधान थोपने से बचें। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा अपनी समस्या बता रहा है तो यह न कहें, मैंने तो कहा था, बल्कि उनकी भावनाओं को सुने। शारीरिक भाषा का ध्यान रखें। सुनते समय आंखों में देखें, सिर हिलाएं और खुला रवैया अपनाएं। यह दिखाता है कि आप पूरी तरह मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, फोन को दूर रखें और उनकी ओर ध्यान दें। अपनी बात स्पष्ट रखें। दूसरों को समझने के बाद अपनी बात ईमानदारी और स्पष्टता के साथ रखें। उदाहरण के लिए, मैं समझता हूं कि तुम्हें यह चाहिए, अब मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। ते वास्तविक जीवन में प्रभाव। कोवी इस आदत को समझाने के लिए कई प्रेरक उदाहरण साझा करते हैं। एक कहानी में वे एक माता पिता की बात करते हैं जिन्होंने अपने किशोर बच्चे की बगावती रवैये को समझने की कोशिश की। बच्चे को डांटने के बजाय उन्होंने उसकी भावनाओं को सुना और जाना कि वह स्कूल में दबाव महसूस कर रहा था। इस सहानुभूतिपूर्ण श्रवण ने उनके रिश्ते को मजबूत किया और बच्चे का व्यवहार सुधरा। एक अन्य उदाहरण में एक मैनेजर ने अपनी टीम की शिकायतों को बिना आलोचना के सुना, जिससे टीम का मनोबल बढ़ा और उत्पादकता में सुधार हुआ। ये कहानियां दिखाती हैं कि पहले समझने की आदत रिश्तों में विश्वास और समझ को बढ़ाती है, जिससे गहरे और टिकाऊ संबंध बनते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां मना परिवार, समुदाय और आपसी समझ को बहुत महत्व दिया जाता है, यह आदत विशेष रूप से प्रासंगिक है। भारत में लोग अक्सर अपने परिवार और दोस्तों के साथ गहरे भावनात्मक रिश्ते बनाते हैं और सहानुभूतिपूर्ण श्रवण इन रिश्तों को और मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके माता पिता अपनी चिंताएं साझा कर रहे हैं
तो उनकी बात को पूरी तरह सुनना और उनकी भावनाओं को समझना आपके रिश्ते को गहरा करेगा। कोवी का यह सिद्धांत भारतीय मूल्यों जैसे सम्मान और पारिवारिक एकता के साथ पूरी तरह मेल खाता है। पहले समझने और फिर समझाने की आदत हमारे रिश्तों में इतना गहरा विश्वास और समझ ला सकती है। तो क्या हम इस कला को और गहराई से सीखकर अपने सबसे चुनौतीपूर्ण रिश्तों को भी प्रेम और सामंजस्य से भर सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। 6. सिनर्जी बनाएं, सिनर्जाइज। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब की छठी महत्वपूर्ण आदत, जिसे स्टीफन आर कोवी ने प्रस्तुत किया है सिनर्जी बनाना। यह आदत रचनात्मक सहयोग और टीम वर्क की शक्ति को दर्शाती है, जो हमें दूसरों के साथ मिलकर असाधारण परिणाम प्राप्त करने की कला सिखाती है। कोवी कहते हैं कि प्रभावशाली लोग अपने मतभेदों को एक ताकत के रूप में देखते हैं और दूसरों के साथ मिलकर ऐसे परिणाम बनाते हैं जो अकेले संभव नहीं होते। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि सिनर्जी तब पैदा होती है जब हम खुले दिमाग, सहानुभूति और रचनात्मकता के साथ दूसरों के साथ काम करते हैं। यह आदत हमें प्रेरित करती है कि हम अपने रिश्तों और सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, जिससे न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक सफलता भी हासिल हो। आइए इस आदत को विस्तार से समझें। सिनर्जी का अर्थ। कोवी के अनुसार सिनर्जी का मतलब है कि जब 2 या अधिक लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका संयुक्त परिणाम प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग योगदान से कहीं अधिक होता है। सिनर्जी का सूत्र है 1:1:11 या उससे भी अधिक, न कि केवल 2। यह आदत चौथी और 5वीं आदत, जीत जीत की सोच और पहले समझें फिर समझाएं का आगे परिणाम है। सिनर्जी तब पैदा होती है जब लोग अपने मतभेदों को स्वीकार करते हैं, एक दूसरे के कार्यदेकक है की ताकत का सम्मान करते हैं और रचनात्मक समाधान ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रोजेक्ट में एक व्यक्ति की रचनात्मकता और दूसरे की विश्लेषणात्मक सोच मिलकर ऐसा परिणाम दे सकती है जो अकेले असंभव होता। कोवी कहते हैं कि सिनर्जी रिश्तों में विश्वास, खुलेपन और रचनात्मकता से पैदा होती है। सिनर्जी के सिद्धांत। कोवी सिनर्जी को प्रकृति के सिद्धांत से जोड़ते हैं, जहां विभिन्न तत्व मिलकर कुछ नया और शक्तिशाली बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक पेड़ की जड़ें, तना और पत्तियां अलग अलग हैं, लेकिन मिलकर वे एक जीवित पेड़ बनाते हैं। इसी तरह मानव रिश्तों में सिनर्जी तब बनती है जब लोग अपने मतभेदों जैसे अलग अलग कौशल, अनुभव या दृष्टिकोण को एक ताकत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कोवी कहते हैं कि सिनर्जी के लिए जरूरी है कि हम दूसरों के प्रति खुले रहें, उनकी ताकत को महत्व दें और यह विश्वास करें कि मिलकर हम कुछ असाधारण बना सकते हैं। यह आदत हमें प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग पर ध्यान देने की प्रेरणा देती है। सिनर्जी बनाने की व्यावहारिक तकनीकें। कोवी इस आदत को लागू करने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देते हैं। मतभेदों को महत्व दें, दूसरों के अलग दृष्टिकोण, अनुभव या कौशल को एक अवसर के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी टीम में कोई रचनात्मक है और कोई व्यवस्थित, तो दोनों की ताकत को मिलाकर प्रोजेक्ट को बेहतर बनाएं। खुला संवाद करें। सिनर्जी के लिए सभी पक्षों को अपनी बात खुलकर रखने का मौका दें। उदाहरण के लिए, एक मीटिंग में सभी को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें, भले ही वे अलग हों। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण करें, दूसरों की बात को गहराई से सुनें और उनके दृष्टिकोण को समझें। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी आपसे असहमत है, पूछें मकू, तुम इसे इस तरह क्यों देखते हो, और उनकी बात को सम्मान दें। रचनात्मक समाधान तलाशें। पारंपरिक सोच से हटकर नए और रचनात्मक समाधान ढूंढें। उदाहरण के लिए, अगर आप और आपका पार्टनर छुट्टियों की योजना पर असहमत हैं, तो एक नई जगह या गतिविधि सुझाएं जो दोनों को पसंद हो। विश्वास बनाएं। सिनर्जी के लिए विश्वास जरूरी है। ईमानदारी, निष्ठा और विश्वसनीयता के साथ काम करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपनी टीम के साथ कोई वादा किया है, तो उसे पूरा करें। वास्तविक जीवन में प्रभाव। कोवी इस आदत को समझाने के लिए कई प्रेरक उदाहरण साझा करते हैं।
एक कहानी में वे एक कंपनी की बात करते हैं जहां दो विभाग, मार्केटिंग और इंजीनियरिंग, हमेशा एक दूसरे से टकराते थे। जब उनके नेताओं ने सिनर्जी की सोच अपनाई तो उन्होंने दोनों विभागों की ताकत, मार्केटिंग की रचनात्मकता और इंजीनियरिंग की तकनीकी विशेषज्ञता को मिलाकर एक नया उत्पाद बनाया जो बाजार में हिट रहा। एक अन्य उदाहरण में एक परिवार ने अपने बच्चों के साथ सिनर्जी बनाई। माता पिता ने बच्चों के विचारों को सुना और मिलकर एक पारिवारिक छुट्टी की योजना बनाई जो सभी के लिए यादगार रही। ये कहानियां दिखाती हैं कि सिनर्जी रिश्तों और सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है और असाधारण परिणाम देती है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां समुदाय, सहयोग और सामंजस्य को बहुत महत्व दिया जाता है, सिनर्जी की आदत विशेष रूप से प्रासंगिक है। भारत में लोग अक्सर परिवार, समुदाय और कार्यस्थल में मिलकर काम करते हैं, जैसे संयुक्त परिवार में जिम्मेदारियां बांटना या सामुदायिक उत्सवों का आयोजन करना। यह आदत हमें सिखाती है कि हम अपने मतभेदों को एक ताकत के रूप में इस्तेमाल करें और रचनात्मक सहयोग से नई संभावनाएं बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार में किसी आयोजन की योजना बना रहे हैं तो सभी की राय को शामिल करके एक ऐसा अनुभव बनाएं जो सभी के लिए खास हो। कोवी का यह सिद्धांत भारतीय मूल्यों जैसे एकता और सहयोग के साथ गहराई से मेल खाता है। अगर सिनर्जी हमें दूसरों के साथ मिलकर असाधारण परिणाम प्राप्त करने की शक्ति देती है, तो क्या हम इस आदत को और गहराई से अपनाकर अपने रिश्तों और कार्यों में ऐसी संभावनाएं खोल सकते हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सोचा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। 7. खुद को तेज करें, शार्पन द सॉ। दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, किताब की 7वीं और अंतिम महत्वपूर्ण आदत, जिसे स्टीफन आर कोवी ने प्रस्तुत किया है वो खुद को तेज करना। यह आदत स्वयं के नवीकरण और निरंतर विकास की नींव रखती है। कोवी कहते हैं कि प्रभावशाली लोग अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं ताकि वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा, प्रेरणा और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से खुद को तेज करना होगा, जैसे एक लकड़हारा अपनी आरी को तेज करता है। यह आदत हमें प्रेरित करती है कि हम एक संतुलित, ऊर्जावान और सार्थक जीवन जिएं, जिसमें हम न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करें बल्कि अपने रिश्तों और व्यक्तिगत कल्याण को भी पोषित करें। आइए इस आदत को विस्तार से समझें। पर खुद को तेज करने का अर्थ, कोवी के अनुसार खुद को तेज करना मतलब अपने 4 आयामों शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक का नियमित नवीकरण करना। यह आदत इस विचार पर आधारित है कि हमारी प्रभावशीलता एक तेज आरी की तरह है। अगर हम इसे तेज नहीं रखेंगे, तो यह कुंद हो जाएगी और हमारी उत्पादकता कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार काम करते हैं और अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को नजरअंदाज करते हैं, तो आप जल्दी थक जाएंगे और तनावग्रस्त हो जाएंगे। कोवी कहते हैं कि खुद को तेज करना एक दीर्घकालिक निवेश है जो हमें ऊर्जा, प्रेरणा और संतुलन देता है। यह आदत हमें अपने जीवन को एक संपूर्ण दृष्टिकोण से देखने और हर पहलू को पोषित करने की प्रेरणा देती है। 4 आयामों का नवीकरण। कोवी इस आदत को 4 आयामों में बांटते हैं जिनका नियमित नवीकरण जरूरी है। शारीरिक नवीकरण, अपने शरीर का ध्यान रखें। इसमें स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन शामिल हैं। उदाहरण के लिए, रोज 30 मिनट टहलना या योग करना आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। मानसिक नवीकरण, अपने दिमाग को तेज और रचनात्मक रखें। इसमें पढ़ना, लिखना, नई स्किल सीखना या रचनात्मक गतिविधियां जैसे पेंटिंग करना शामिल हैं। उदाहरण के लिए, हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ें या एक नया कोर्स शुरू करें। भावनात्मक नवीकरण, अपने रिश्तों और भावनात्मक स्वास्थ्य को पोषित करें। इसमें परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, दूसरों की मदद करना
और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है। उदाहरण के लिए, अपने बच्चों के साथ खेलें या किसी दोस्त से दिल की बात करें। आध्यात्मिक नवीकरण, अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्यों से जुड़ें। इसमें ध्यान, प्रार्थना, प्रकृति के साथ समय बिताना या अपने मिशन स्टेटमेंट पर चिंतन करना शामिल है। उदाहरण के लिए, हर सुबह 10 मिनट ध्यान करें या अपने मूल्यों पर विचार करें। कोवी कहते हैं कि इन चारों आयामों का संतुलन जरूरी है, क्योंकि एक की कमी दूसरे को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो आपका मानसिक ध्यान कम हो सकता है। खुद को तेज करने की व्यावहारिक तकनीकें। कोवी इस आदत को लागू करने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रूटीन बनाएं। हर दिन 20-30 मिनट व्यायाम करें, जैसे टहलना, योग या जिम। स्वस्थ भोजन चुनें और 7-8 घंटे की नींद लें। उदाहरण के लिए, हर रात 10 बजे सोने का समय तय करें। मानसिक विकास के लिए समय निकालें। हर हफ्ते कुछ नया सीखें, जैसे एक नई भाषा, कोडिंग या कोई किताब पढ़ना। उदाहरण के लिए, हर रविवार को 1 घंटा किसी प्रेरक किताब को पढ़ने के लिए रखें। भावनात्मक रिश्तों को मजबूत करें। अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालें। उदाहरण के लिए, हर हफ्ते अपने माता पिता के साथ डिनर करें या किसी दोस्त को कॉल करें। आध्यात्मिक शांति के लिए चिंतन करें। हर दिन 5-10 मिनट ध्यान, प्रार्थना या जर्नलिंग के लिए निकालें। उदाहरण के लिए, सुबह अपने मिशन स्टेटमेंट को पढ़ें और अपने लक्ष्यों पर विचार करें। संतुलन बनाए रखें। सभी 4 आयामों के लिए समय निकालें। उदाहरण के लिए, एक साप्ताहिक योजना बनाएं, जिसमें व्यायाम, पढ़ाई, रिश्तों और ध्यान के लिए समय हो। ते वास्तविक जीवन में प्रभाव। कोवी इस आदत को समझाने के लिए कई प्रेरक उदाहरण साझा करते हैं। एक कहानी में वे एक व्यवसायी की बात करते हैं जो काम में इतना व्यस्त था कि उसका स्वास्थ्य और रिश्ते खराब हो रहे थे। जब उसने खुद को तेज करने की आदत अपनाई, जैसे नियमित व्यायाम, परिवार के साथ समय और ध्यान, तो उसकी ऊर्जा और उत्पादकता बढ़ी और रिश्ते सुधरे। एक अन्य उदाहरण में एक शिक्षक ने अपने मानसिक नवीकरण के लिए हर हफ्ते नई किताबें पढ़ीं, जिससे उनकी शिक्षण शैली में रचनात्मकता आई और छात्रों का प्रदर्शन बेहतर हुआ। ये कहानियां दिखाती हैं कि खुद को तेज करना हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे रिश्तों और कार्यों में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में, जहां परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता को बहुत महत्व दिया जाता है, यह आदत विशेष रूप से प्रासंगिक है। भारत में लोग अक्सर योग, ध्यान के और पारिवारिक समय को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। यह आदत हमें सिखाती है कि हम इन प्रथाओं को और जागरूकता के साथ अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो हर रविवार को एक पारिवारिक गतिविधि की योजना बनाएं। या अगर आप आध्यात्मिक शांति चाहते हैं, तो रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करें। कोवी का यह सिद्धांत भारतीय मूल्यों जैसे संतुलन और आत्म देखभाल के साथ गहराई से मेल खाता है। हाँ, दर्शकों के लिए सुझाव। किताब की जानकारी को जीवन में लागू करें। आइए, डेल 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 आदतें आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती हैं। इन सुझावों के साथ आप इस किताब की जानकारी को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। 8. प्रोएक्टिव बने। हर दिन एक छोटी जिम्मेदारी लें, जैसे सुबह जल्दी उठना या अपने कार्यस्थल पर एक नई पहल शुरू करना। अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें और सकारात्मक भाषा का उपयोग करें, जैसे मैं इसे कर सकता हूं। 2. विजन बनाएं। अपने जीवन के लिए एक मिशन स्टेटमेंट लिखें। उदाहरण के लिए, मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जो दूसरों को प्रेरित करे। इसे नियमित रूप से पढ़ें और अपने निर्णयों को इससे जोड़ें। 3. प्राथमिकताएं तय करें। हर रविवार को 15 मिनट निकालकर अपनी साप्ताहिक प्राथमिकताएं लिखें। क्वाड्रेंट 2, महत्वपूर्ण लेकिन गैर जरूरी कार्यों जैसे स्वास्थ्य और रिश्तों पर ध्यान दें। 4.
जीत जीत की सोच अपनाएं अपने अगले रिश्ते या सौदे में ऐसा समाधान ढूंढें जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। उदाहरण के लिए अपने सहकर्मी के साथ प्रोजेक्ट की जिम्मेदारियां बांटें ताकि दोनों को लाभ हो। 5. सहानुभूतिपूर्ण श्रवण करें। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की बात 5 मिनट तक पूरी तरह सुने बिना सलाह दिए। उदाहरण के लिए अपने दोस्त की परेशानी को सुनें और उनकी भावनाओं को प्रतिबिंबित करें। 6. सिनर्जी बनाएं। अपनी टीम या परिवार के साथ मिलकर एक रचनात्मक प्रोजेक्ट शुरू करें। उदाहरण के लिए अपने बच्चों के साथ मिलकर एक पारिवारिक ताके गतिविधि की योजना बनाएं। 7. खुद को तेज करें। एक साप्ताहिक रूटीन बनाएं जिसमें 4 आयामों के लिए समय हो। शारीरिक, रोज 20 मिनट टहलें या योग करें। मानसिक, हर हफ्ते 1 घंटा कोई नई किताब पढ़ें या स्किल सीखें। भावनात्मक, हर हफ्ते परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताएं। आध्यात्मिक, रोज 10 मिनट ध्यान करें या अपने मिशन स्टेटमेंट पर विचार करें। 8. निरंतर चिंतन करें। हर महीने अपने प्रगति की समीक्षा करें। पूछें, क्या मैं अपनी आदतों को लागू कर रहा हूं और जरूरत पड़ने पर सुधार करें। 9. प्रेरणा बनाए रखें। इस किताब को बार बार पढ़ें और प्रेरक पॉडकास्ट या वीडियो देखें। उदाहरण के लिए कोवी की दूसरी किताबें जैसे द 8th हैबिट पढ़ें। 10. छोटे कदमों से शुरू करें। इन आदतों को एक साथ लागू करने की कोशिश न करें। हर महीने एक आदत पर ध्यान दें और धीरे धीरे इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। निष्कर्ष, These 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की 7वीं आदत खुद को तेज करना हमें सिखाती है कि निरंतरता, नवीकरण और संतुलन ही प्रभावशाली जीवन की कुंजी है। यह आदत हमें अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को पोषित करने की प्रेरणा देती है ताकि हम अपने लक्ष्यों और रिश्तों में उत्कृष्टता हासिल कर सकें। कोवी का यह संदेश कि खुद को तेज करना एक निवेश है हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को एक संपूर्ण और सार्थक यात्रा बनाएं। इस किताब की 7 आदतें एक दूसरे से जुड़ी हैं और हमें सिद्धांत केंद्रित, प्रभावशाली और संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं। इन सुझावों को अपनाएं, छोटे कदम उठाएं और अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और सफलता से भर दें। तो क्या आप तैयार हैं इन 7 आदतों को अपनाकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए? अगर आपको यह सार पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइन करें और सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में साझा करें और हमें बताएं कि आप कोवी की इन आदतों को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। आइए मिलकर एक प्रभावशाली और सार्थक जीवन बनाएं। The 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कोवी की किताब का हिंदी सार। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में इतने प्रभावशाली और सफल क्यों होते हैं? वे अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं, रिश्तों को संतुलित रखते हैं और हर स्थिति में शांति और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। इसका रहस्य क्या है? स्टीफन आर कोवी की विश्व प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें यही सिखाती है। 7 शक्तिशाली आदतें जो आपको न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, बल्कि एक प्रभावशाली और सार्थक व्यक्तित्व बनाने का रास्ता भी दिखाती हैं। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो आपको व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। इस वीडियो में हम इस किताब का हिंदी में रोचक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद सार प्रस्तुत करेंगे जो आपको इन आदतों को अपनाने और अपने जीवन को बदलने के लिए मार्गदर्शन देगा। तो चलिए इस प्रेरक यात्रा पर निकलते हैं। किताब का मूल विचार। दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का केंद्रीय विचार है कि सच्ची सफलता सिद्धांत केंद्रित जीवन जीने से मिलती है। कोवी कहते हैं कि प्रभावशाली लोग वे नहीं जो सिर्फ तकनीकों या शॉर्टकट्स पर निर्भर करते हैं, बल्कि वे हैं जो समयहीन सिद्धांतों जैसे ईमानदारी, निष्ठा और सहानुभूति पर आधारित आदतें अपनाते हैं। यह किताब हमें 7 ऐसी आदतें सिखाती है जो हमें आत्मनियंत्रण,
दूसरों के साथ सहयोग और निरंतर विकास की ओर ले जाती हैं। ये आदतें व्यक्तिगत जीत, खुद पर नियंत्रण, सामूहिक जीत, दूसरों के साथ सहयोग और नवीकरण, स्वयं को बेहतर बनाना के 3 चरणों में बांटी हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने जीवन का नेतृत्व करें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें और अपने रिश्तों को प्रेम व विश्वास से भर दें। चरणों में बांटी हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने जीवन का नेतृत्व करें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें और अपने रिश्तों को प्रेम व विश्वास से भर दें।